अब तक आपने क्या पढ़ा है? जियोग्राफी, राइट। मैंने आपको जियोग्राफी पढ़ाई है। देखिए जो नए बच्चे उनको मैं बता दूं, जीएस पढ़ाता हूं, मेरा नाम है गोविंद, ठीक। आपका नाम तो मैं जान ही चुका हूं। आज लैपटॉप वाले सिस्टम नहीं करते हैं, यही बता देते हैं। जियोग्राफी में एक सेक्शन मैंने ऐड करके बताया था, एनवायरनमेंट। हिंदी में से कुछ बच्चे जानते होंगे, से हिंदी में पर्यावरण कहते हैं, है ना जी। सर बोले थे 1:30 आने के लिए, 1:30 क्लास स्टार्ट हो जाएगी, 2 बजे स्टार्ट होगी। आधा घंटा जी पढ़ाने के लिए। कल क्लास चली थी, परसों चली थी, उसके आगे वाले दिन में। हाँ हाँ, देखिए जो एक्स्ट्रा क्लास चलाने की बात की गई है 1:30 बजे, आपको असलियत बताता हूं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारा सहयोग करेंगे। मैं स्कूल में पढ़ाता हूं, कहीं 2 बजे फ्री होता हूं। श्रवण सर पढ़ाते हैं स्कूल में, वो भी 4 बजे के बाद फ्री होते हैं। सचिन सर पढ़ाते हैं, वो भी फ्री होते हैं 4 बजे के बाद या 3 बजे के बाद। एक ही विकास सर ऐसे हैं जो कहीं टीचिंग नहीं करते, है ना, तो वो आधे घंटे का क्लास आपका एक्स्ट्रा लेना चाहते थे, तो कहीं किसी कारणवश अगर नहीं ले पाए तो संविधान में नहीं लिखा है कि लेना ही पड़ेगा उन्हें। दुनिया में कहीं भी पता कर लो, जो कंपटीशन क्लास चलती है 2.5 घंटे 3 घंटे से चलते चलते। ये उम्मीद है कि बीच में अगर हम लोगों से कोऑपरेशन बन पाया, अब आप ही लोग नहीं तैयार हो पा रहे, नहीं तो 5 बजे के बाद एक्स्ट्रा क्लास चला दी जाए। लेकिन दिक्कत है कुछ महिलाओं को, उन्हें घर जाने में है? जैसे जैसे इधर जो है मौसम बदल रहा है ना, थोड़ा थोड़ा हम कर लेंगे मैनेज। संडे को भी मैराथन कराएंगे। उम्मीद है कि आपका पेपर जो है मार्च में हो। फेक है वो तो ठीक है, लेकिन हम 18 को मान के चलते हैं। 18 तक हम अपना सिलेबस डिजाइन किए, उसके लिए आप परेशान मत हो, हम काम कर रहे हैं। बाकी रही बात एक्स्ट्रा क्लास वाली, उस पर भी आज मीटिंग में बात करेंगे, ठीक है। चलिए शेड्यूल, टाइम मत वेस्ट करिए। पर्यावरण, इसके बारे में मैंने बताया आपको, आपके टेक्स्ट बुक से क्या क्या पढ़ना है ना, आपको इतना समझ आ गया, ये सेक्शन बच जाता है। इसके बारे में कल एक लिस्ट बनवाई मैंने, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व है कई, वो भी आपको फैक्ट ही है, कुछ इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, वो देश दुनिया में जहां भी है वो आपको केवल याद कर लेना, बात समझ में आ गई। इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि आखिर है क्या। किसके पार्क के अगर नाम चेंजे हुए हैं तो मुझे लगता है 2-4 कहीं, इतना अमेंडमेंट आप ध्यान से देख सकते हैं, या फिर अवेयर हैं तो गूगल कर लें, कोई बड़ी बात नहीं। कुछ ही है जो चेंज हुए हैं, ऐसा नहीं। अच्छा, पर्यावरण नाम सुनते हो तो कुछ समझ में आता है क्या है? पेड़ पौधे, हाँ मतलब सही जा रहे हो, ऐसा नहीं कि। और कोई जो सही तरीके से बता पाए? हाँ चलिए ठीक है। हमें क्या है, उत्तर प्रदेश की शिक्षा पद्धति ऐसी है कि शुरू से रटना सिखाया जाता है, तो किताब में जो लिखी होती है वो हम याद करते हैं, और याद करके कोई पूछता है तो वही सुनाते हैं। अदर स्टेट जितने भी हैं, मतलब गरीब राज्यों की बात नहीं कर रहा मैं, बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ की या राजस्थान की, जो सुपर डुपर वाले हैं, दिल्ली हरियाणा केरला तमिलनाडु, उन्हें सिखाया जाता है हाउ टू लर्न। हाँ, ये पर्यावरण जो किताब की लाइन आप बोल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैं पर्यावरण समझा देता हूं, और इसके बाद आज जो है इकोनॉमिक्स की क्लास आपके लेंगे, जिसे हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं, ठीक। थोड़ा सा स्टेज करेंगे, तो पर्यावरण पे चलते हैं पहले। इसे केवल समझाऊंगा, बाकी जो फैक्ट है आपको लूसेंट से टॉपिक बता देंगे, तैयार करेंगे, ठीक। सिलेबस भी दिखाता चलूं आपको, दिखाई देते हैं सिलेबस में क्या क्या है।
दिख रहा है? और बड़ा करें? दिख रहा है अब? चलिए, हमें मैथ वाले से तो मतलब है नहीं, बस इससे बड़ा हो नहीं रहा। ये देख लीजिए, सामान्य सिलेबस में आपके क्या दिया गया है। मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ाई है अब तक, अंधेरे में नहीं रख रहा। ज्योग्राफी का केवल इतना ही लिखा गया है, भारत का भूगोल तथा विश्व का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। बताइए, एक ही लाइन में सिलेबस उन्होंने खत्म कर दिया। और भूगोल में देश दुनिया की चीजें मैंने तो अभी 0.99% भी नहीं बताया है आपको। हाँ, तो ऐसे ही समझ लीजिए। लेकिन स्मार्टनेस कहाँ है? स्मार्टनेस इसमें है कि आप एक स्ट्रेटेजी बना के तैयारी कीजिए। जितने भी टॉपर हैं उलूल जुलूल में नहीं फंसे, एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाए हैं, वो उसी के बल पे टॉप कर गए। आप स्मार्टनेस ये दिखाओ, जितने भी सिलेबस है एक एक वर्ड रट लो, और कोई ऐसा सब्जेक्ट ना बचे इसमें, कोई ऐसा टॉपिक ना बचे कि आप सुने ना हो। जैसे ध्यान से देखिए, जीएस की बात करते हैं, ये तो आप लोग के टीचर बताएंगे। पहला सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था आज स्टार्ट करेंगे, संस्कृति उसी में कवर कर लेंगे। हाँ, अब आते हैं जो फुटकर वाले, भारतीय कृषि। एक क्लास आपकी चलेगी जो भारतीय कृषि के बारे में, उसका जीडीपी में क्या योगदान है, कृषि से कहाँ कहाँ आय होती है भारत को, क्या क्या संसाधन है वो बताया जाएगा, खत्म हो जाएगा एक दिन में। ठीक। दूसरा, ये कहाँ पे थे? वाणिज्य और व्यापार। वाणिज्य और व्यापार का लगभग एक ही मतलब होता है, ट्रेड। देश दुनिया से क्या व्यापार करता है भारत, कितना मुनाफा होता है, कितना नुकसान होता है, उसका अध्ययन। जनसंख्या, भारत की जनसंख्या क्या है, उसी की कंपेयरिंग में उत्तर प्रदेश की क्या जनसंख्या है, उसका लिंगानुपात क्या है भारत का, तो यूपी का क्या है, उसका जो है शिक्षा का अनुपात क्या है, तो उत्तर प्रदेश का क्या है। जो जो उसमें पढ़ेंगे भारत के पूरे, वही वही यूपी में भी पढ़ते जाएंगे, दोनों बराबर। पर्यावरण नगरीकरण, पर्यावरण में भी मैं समझा रहा हूं, आराम से समझ में आ जाएगा। भारत का भूगोल ये तो हो ही गया है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। लाइन लिखी है, हमने बताया स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए। शिक्षा और संस्कृति लिखी है, तो बस यूपी की जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में पूरा पढ़ डालो। उसका कितना अनुपात है, महिलाओं का एजुकेशन रेशियो क्या है, पुरुष का एजुकेशन रेशियो क्या है, एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, पढ़ डालिए। और मैं केवल बता ही सकता हूं, आपके घर पे तो आ नहीं सकते कि हाँ हमेशा बताते रहेंगे। इतना भी टाइम नहीं कि बार बार बताते रहेंगे, है ना, याद भी नहीं दिला पाएंगे, बस बताते नहीं। स्टार्ट तो किए, ये एक बीमारी है क्या? जुबान पे लगाम लगा सकता है। चल गूगल पे। तो वही मुखिया आपकी व्यवस्था करता है, लेकिन वो मुखिया कभी कभी परेशान हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि झल्ला जाता है, कहता बन जाओ मालिक तुम लोग, हमसे नहीं हो पा रहा है। होता है ऐसा कि नहीं होता है? सोचो, एक घर में रुपए का आवागमन, खर्चा, उसका मैनेजमेंट करते करते परेशान है। इसीलिए देश का एक मुखिया बनाया गया कि देश में कितना रुपया आता है, कहाँ खर्चा करना है, कैसे क्या करना है, कि जनता उसका परिवार ही तो है। वो मुखिया आजकल पीएम है, नाम नहीं लेता हूं मैं, पीएम जो भी हो वो समझ जाइए आप, ठीक है। मुखिया कौन है? हाँ, जो भी। ऐसे ही भारत का एक मुखिया बनाएगा, सारे पैसों का आवागमन, निर्धारण, खर्चा, आय, व्यय, सब कुछ का निर्धारण वही करता है। मोदी जी कहते हैं कि हम पूरा देश चलाते हैं, हमें बहुत सारी व्यवस्था देखनी है, तो हम अकेले तो सब देख नहीं पाएंगे। तो उन्होंने भी क्या किया,
एक अलग से वित्त मंत्री बैठा दिया कि भाई रक्षा वाले अलग देखें, गृह मंत्री अपना काम अलग देखें, रुपए का जितना निर्धारण करना है, टैक्स कहाँ से आना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो वित्त मंत्री देखेंगे। कौन देखेगा? फाइनेंस मिनिस्टर। अभी कौन है? एस निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण नाम इनका याद रखेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर अगर आपको पूछे तो इनका नाम ले सकते हैं। अभी करंट की है, कौन है? निर्मला सीतारमण। ठीक, अब आपको कम से कम इतना मतलब समझ में आ गया होगा कि अर्थशास्त्र के बारे में कुछ अध्ययन करने जा रहे हैं और इसके बारे में क्या क्या अध्ययन करेंगे। इसी के ठीक साथ साथ में भारत का तो पढ़ेंगे ही, क्योंकि आप यूपी की परीक्षा देने जा रहे हैं तो यूपी के बारे में भी जान लीजिए कि वहां का वित्त मंत्री कौन है। ये वाला याद रखना तो आसान काम है। यहां पे कोई लड़का ऐसा है जो यूपी के फाइनेंस मिनिस्टर का नाम जानता हो? यूपी भाई देश में प्रधानमंत्री होता है पूरे भारत का, वो चलाता है पूरा देश, लेकिन स्टेट कौन चलाता है? मुख्यमंत्री योगी जी हैं। वहां पे वित्त मंत्रालय कौन देखता है? निर्मला सीतारमण जी। वैसे यूपी में ही कोई ना कोई वित्त विभाग देखेगा। विभाग सब होते हैं, जो सेंटर में है वो स्टेट में भी मिलेगा। तो यहां का वित्त मंत्रालय कौन देखता है, ये भी पूछा जाता है आपसे। ये तो पता ही नहीं सर। हाँ तो अब पढ़ोगे तब तो जानोगे, इसीलिए तो पढ़ने आ रहे हो। सुरेश खन्ना जी है। कौन है? हीरो हीरो नहीं है ये, नहीं खन्ना नाम सुन लिया तो मुकेश खन्ना से कंपेयर करने लगो, विनोद खन्ना से कंपेयर करने लगो। सुरेश खन्ना जी हैं, जी यूपी के फाइनेंस मिनिस्टर है। बात समझ आ गई? आगे चलता। हिंदी में वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश का बोला जाए। हाँ हाँ हाँ, वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश के। जैसे होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये सब आपके यूपी में भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ मिलेंगे नहीं, सारा डिपार्टमेंट सेम चलता है, सिर्फ सेंटर देखता है। ये हाँ यहाँ देखते हैं। आगे बढ़े। अब भारत सरकार को आवक सबसे ज्यादा कहाँ? भारत सरकार के आर्थिक क्षेत्र, ये जरूर आ जाता है। आर्थिक क्षेत्र को 3 भागों में बांट दिया गया। प्राथमिक क्षेत्र, हिंदी में लिखे इंग्लिश में लिखे? प्राथमिक क्षेत्र। नहीं, कमजोर नहीं, आप सीखना नहीं चाहते हैं, आपको इंग्लिश बहुत आती है। अभी गुस्सा आ जाए देखो, अंग्रेजी में ही बात करोगे तुम। द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र, ठीक है। देखिए अर्थव्यवस्था में जितने भी साधन हैं जिससे सरकार को इनकम आने वाली है, ये 3 क्षेत्रों में बांट दिया गया। लगभग इनसे रिलेटेड जितने भी क्रियाकलाप होंगे वो भारत के अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं कोरिलेट करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आते हैं? कृषि से संबंधित जितने भी उपागम हैं, कृषि, वन संसाधन या खनन, ये सब किस में आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। ठीक ठाक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आता है? ऑप्शन आएगा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बताओगे आप? प्राथमिक। ये रटा रटाया क्वेश्चन है, अभी इसे समझाता भी हूं, समझ पहले लिख लीजिए। उत्पादन, जिसे हिंदी में विनिर्माण भी कहते हैं, विनिर्माण, इंग्लिश में से मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है। तृतीय क्षेत्र में आपके सेवा संबंध,
सेवा संबंधित, बैंकिंग, आदि आदि लगा। ठीक, अब पहले इस बात को समझ लीजिए। हमने 3 क्षेत्र बना दिए। भारत सरकार के जितने भी आर्थिक संसाधन हैं उन्हें 3 भागों में बांट दिया गया। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या लिए गए हैं? कृषि, वन, संसाधन, खनन। खनन का अगर डिपार्टमेंट देखोगे तो बालू खनन होता है या और भी बहुत सारे खनन होते हैं। कोयला का भी खनन होता है, तभी तो कोयला निकलता है। और बहुत सी महंगी धातुएं ऐसी हैं जिनका खनन ही होता है। लोहा, अयस्क हो गया, टिन हो गया, वो मैग्नीज हो गया, जस्ता हो गया, सब खुदाई करके ही निकाले जाते हैं। तो ये निकलते हैं तो कहीं ना कहीं आर्थिक व्यवस्था में अपना योगदान देते हैं। तो वो किस डिपार्टमेंट में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। वन संसाधन, अपने वो मूवी जो चंदन की लकड़ी वाली, कौन सी मूवी आई थी? पुष्पराज, झुकेगा नहीं वो वाली मूवी जो है उसमें दिखाया गया है चंदन की लकड़ी कितनी कीमती होती। तो वन संसाधन ऐसा नहीं कि हमें आर्थिक क्षेत्र में मदद नहीं करते, बहुत सारी कीमती लकड़ियां वो हमें देते हैं, साथ ही साथ पर्यावरण को भी वो सुरक्षित रखते हैं। वो भी किस सेक्टर में आ गए? फिर कृषि। भारत आपने शुरू से ही पढ़ते चले आए हैं, कृषि प्रधान देश। 42% लोग जो भारत के हैं किस पे डिपेंड है? खेती पर ही डिपेंड है। गांव घर आपके समाज में आप जैसे ही ये क्या कहते हैं, माझा कहते हैं, एक घर में अगर 10 सदस्य हैं तो 10 खेती करते हैं, तो उनका क्या है? खेती ही संसाधन। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अब डेवलपमेंट वहां भी हो रहा है, विकास वहां भी पहुंच चुका है। लेकिन धीरे धीरे भारत कृषि प्रधान देश आज भी, भारत के 100 में से 42 लोग कहाँ डिपेंड है? दूसरा आ जाता है द्वितीय क्षेत्र। ये कहीं ना कहीं इस पे डिपेंड है। विनिर्माण का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग। जब इसे कच्चा माल ही नहीं मिलेगा तो बनाएगा क्या? जितनी सारी शहरी फैक्ट्रियां चलती हैं, कच्चे माल चाहिए कि नहीं चाहिए? जूता किससे बनेगा? फाइबर से बनेगा, कहीं ना कहीं से तो कच्चा माल चाहिए उससे। कृषि से जूट आएगा तब तो जूट का बोरा बनेगा। ये जो आशीर्वाद आटा पैक करके दे देते हैं, ऐसा तो है नहीं कि ईंटा पीस के भर देंगे। कहीं ना कहीं किसान से उन्हें गेहूं चाहिए, तब तो अपनी ब्रांडिंग करेंगे कि हम आशीर्वाद आटा है। तो ये जब पूर्ण रूप से इस पर डिपेंड होता है तो इसको मॉडिफाई करके ये क्या कर देता है? मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादन कर देता है, प्रोसेस्ड कर देता है। टमाटर आपके घर में कितना भी सड़ा हो, अपने यहाँ तो नहीं, आप फर्रुखाबाद साइड में चले जाइए, जितना सड़ा टमाटर है आगे केचप वाला उठा ले जाएगा आपका। क्या बना के देता है? केचप। केचप, किसान केचप। वो छोटा सा जो रिबॉक का जूता पहनता है छोटा लड़का, मम्मा किसान जैम चाहिए, वही सड़ा टमाटर खाता है वो हाँ वास्तविकता है, मैं मान रहा हूँ। रिबॉक वाला जो जूता है वो पहनता है। अभी देसी वाला जो नाली में खेलता रहता लड़का, एक फाइट मार दे 2 दिन उठेगा नहीं वो। हाँ वो उठ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो किसान जैम खाता है। ये क्या, सुबह 1 लोटा चाय पी लेता है, तंदुरुस्त तो अलग है विनिर्माण, तो ये समझ गए ना, मैन्युफैक्चरिंग है। निर्माण संबंधित जितनी भी बात की जाएगी कहाँ की जाएगी? द्वितीय क्षेत्र में। आपसे पूछा जाएगा विनिर्माणक क्षेत्र किस में आते हैं? ऑप्शन आएगा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तीसरे बात है तृतीयक में क्या क्या आता? सेवा संबंधित। ये ना ये होते ना ये होते। सेवा संबंधित, जैसे मैं टीचर हूं, आपको क्या दे रहा हूं? शिक्षा दे रहा हूं। ये दिख नहीं रही लेकिन इससे भी अर्निंग हो रही है। कहीं ना कहीं भारत सरकार इससे भी लाभान्वित हो रही है। या फिर कोई टैग, ये सॉफ्टवेयर हमने बनाया, केरला में जाके बेच दिया हमने,
काफी अच्छा मोटा दाम मिला, भारत सरकार को इससे भी फायदा हो रहा है। सेवा संबंधित मतलब जो भी सेवा प्रोफेशन आपको सर्विस मिल रही है जनता को, उसे कहाँ पे निर्धारित करेंगे, तृतीय क्षेत्रक में। अब 3 क्षेत्रक आपके हो गए। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है, इसे मत भूलना, हर 3 साल 2 साल पे ये भी पूछ लेता है। बात समझ में आई? इसे ग्राफ आप बना लीजिए, नोट कर लीजिएगा, नोट किया। ठीक है, आगे बढ़े। अब मेन टॉपिक और बता देते हैं, अर्थव्यवस्था शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बता पाओ, कोई अगर आपसे गलती से भी पूछ ले कि अर्थव्यवस्था होती क्या है, तो कम से कम अपनी भाषा में समझा पाओ, इतना तो आप जान ही गए। उसके बाद ये एकदम प्राइमरी टॉपिक है कि इसके क्षेत्र कौन कौन से एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, वो हमने बता दिया। अब अर्थव्यवस्था में एक खास टॉपिक है वृद्धि और विकास। दोनों का मतलब एक ही होता है? कौन कौन कहता है एक ही होता है? वृद्धि होगा तभी विकास, तो समझाओ। बढ़ोतरी और विकास मतलब क्या बढ़ोतरी? वही तो बढ़ ही रहा है। हाँ, कोई भी समझाना चाहे तो खड़ा हो जाए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। कोई बताएगा मुझे व्हाट डिफरेंस बिटवीन ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? इसे ग्रोथ कहते हैं, इसे डेवलपमेंट इंग्लिश में कहते हैं। काठे बड़े गांव अभी तक ना विधायक जो सड़क बनवाई नहीं, हाँ, मगन वो बिल्कुल अलग चीज है, राजनीति वाली चीज। विकास कहाँ करता है? विकास नहीं करता है। एक और नया टॉपिक है सतत विकास, वो भी देख लेते हैं। अब मैं समझा देता हूँ, मैं जानता हूँ आप लोग नहीं जानते होंगे, बहुत ऊंची चीज है, लेकिन समझाना जरूरी है। आपको यकीन नहीं होगा, एनसीईआरटी की जो बुक है 7वीं क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है। अब सोचो हम लोग कितने पिछड़े, यही नहीं पता है हम लोगों को। आपकी गलती नहीं है, आपके आसपास में जो टीचर पढ़ाते हैं ना, वो भी नहीं जानते। पढ़े हो तब तो जाने। आगे चलते हैं, पढ़ा बता देते हैं। इसे भी एक कहानी नुमा समझा देता हूँ, इससे आपको ज्यादा समझ में आए। पर्यावरण की स्टोरी सुनी, समझ में आए, बैलेंस कैसे करते हैं ये भी समझिए, बहुत मजा आएगा। वृद्धि और विकास। एक मान लीजिए रमेश है, एक है कौशल, मान लो इनको कौशल नाम का कोई व्यक्ति। कितने बच्चे हैं इनके? 5, 1 2 3 4 5। इनके कितने बच्चे हैं? 1। हाँ, वृद्धि उससे भी कोरिलेट करोगे, लेकिन अभी समझ में आएगा कि आखिर मतलब आखिर क्या। इनके 2 बच्चे, ये काम क्या करते हैं? एग्रीकल्चर का, और गांव में रहता है। कहाँ रहता है? गांव। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है मान ले हमने, और सिटी में रहता है। कहाँ रहते हैं? सिटी में रहते हैं। अच्छा, तुम लोगों को प्यास नहीं लगती है? बोलते बोलते गला भी सूख जाता है। हाँ, नहीं ऐसी बात नहीं है। होता क्या है कि हम लोग एनर्जी वेस्ट होती है ना, बोलते ज्यादा। 40-45 मिनट की क्लास लेते हैं तो कंटिन्यू बोलना पड़ता है। एक यही क्लास नहीं होती, बहुत सारी क्लास लेनी पड़ती है दिन भर में। 5 बच्चे, ऐसा नहीं कि 5 बच्चे कमाते नहीं, ये भी कमाते हैं, ये भी कमाते हैं, ये भी कमाते हैं। मान लिया 5 बच्चे हैं, इनके 2 बच्चे। ये स्मार्ट तरीके से जीवन जीना चाहता है और ये देसी तरीके से। इसका उद्देश्य, इसका कोई प्लानिंग नहीं थी कि 5 बच्चा हो जाए, हो गया तो चलो कोई बात नहीं, 5 हो गया। इसने पहले से प्लानिंग कर रखी है कि 2 ही बच्चे हमें चाहिए। हाँ, खुश रहना, ऐसे खुशहाल जीवन। इसकी पहले से प्लानिंग है कि बच्चे को पढ़ा के ये बनाना है,
इसका कोई मतलब, गन्ना बोए खो जाओ बोए कोई मतलब नहीं। ये क्या करता है बेचारा, इसके पास 50 बीघा खेत है, इसके पास 0 है। 50 बीघा गन्ना बोने के लिए पूंजी चाहिए, गांव के सरपंच से जाके उधार लिया था। कौन? जी रमेश। 50,000 ले आया, गन्ना इतना नहीं हुआ कि सरपंच का वो 50,000 रुपया वापस कर दे, या मान लिया कि भगवान बहुत खुश हो गए, तथास्तु कर दिया, गन्ना 1 लाख का हो गया। लेकिन उसकी बीबी है सुगनिया, बीमार हो गई, बीमार हो गई, बीमार हो तो पैसा लगेगा, गन्ना पैसा कहाँ चला गया? दवाई में। और दवा से जो बचा, चिंकू मिंकू पिंकू सब तो है, हमका ही चाहिए, हमका ही चाहिए। हम स्कूल भी जाएंगे, और स्कूल जाएंगे तो हम जूता पहन के जाएंगे, और जूता के नाम पर क्या मिलता है? पड़ाका, कनपटा पे। एक बच्चा स्कूल जा रहा है, किसी तरह प्राइमरी में एडमिशन हो गया, एक बच्चा घर पे खेलता रहता है। जाना है तो स्कूल जाओ, नहीं तो रमेश का दिमाग तो वैसे खराब रहता है। इनके 5 बच्चे हैं, इनके 2 बच्चे। इसकी सैलरी फिक्स है, इनका इनकम फिक्स नहीं है। ये वृद्धि कर रहे हैं, संख्या बढ़ाए हैं, खेत ज्यादा है भैया, लेकिन इसका सब कुछ फिक्स है। 10,000 कमाता है मान लीजिए, लेकिन इसने प्लानिंग कर रखी है। वृद्धि क्या है? अपने साथ विकास लेके नहीं आती, संख्या बढ़ाती है आपकी। एक शेर के 1 ही बच्चे और गधे के 10 बच्चे, लेकिन गधा ईंटा ही ढोता है। नहीं, गधे का लेते हैं, भट्टे पे ईंट ढोते हैं ना गधे, हाँ वही खच्चर मान लिया। लेकिन शेर 1 ही बच्चा पैदा करता है, तब भी राजा, जंगल का राजा। वृद्धि और विकास में ये अगर कंपेयर करेंगे तो आपको, अब देखिए इसकी लाइफ में क्या अंतर। इसका प्लानिंग पहले से फिक्स थी, लड़की को डॉक्टर बनाना है, इसका उसी हिसाब से इकोनॉमिक्स का मैनेजमेंट करता है, पैसे का मैनेजमेंट करता है। इनके पास कोई मैनेजमेंट नहीं है, इनके पास वृद्धि बढ़ती जा रही है, और इनके पास विकास। और विकास का मतलब एक चीज भी समझा देता हूं। विकास का मतलब ये भी होता है कि आप खुश हो। ये खाना क्या खाते हैं? ये खाना खाता है, किसी दिन दाल चावल मिला तो रपट दो, और किसी दिन दूध मिला तो 2-2 लीटर पी लिया, और नहीं मिला तो 1 महीने तक नहीं मिला। न्यूट्रिशन मिला नहीं मिला। आमतौर पे ये मानक है कि आपका जितना वजन है उतना प्रोटीन चाहिए आपको। आप अगर 60 किलो के हैं तो 60 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए। आपके जो ये अंदर का सिस्टम है कितनी प्रोटीन चाहता है, और 60 ग्राम प्रोटीन आपको सोर्सेज में आना चाहिए आपके खाने में। अब आप सुबह से शाम तक क्या खाते हैं, आप निर्धारित करिए कि आज 60 ग्राम प्रोटीन आप ले रहे हैं, और नहीं ले रहे हैं तो क्या असर होगा उसका भी बता दो। 60 ग्राम प्रोटीन अगर आपको नहीं मिलती है तो आपकी जो सेल्स हैं आपके ब्रेन सेल्स को खाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए ही चाहिए, कहीं से भी चाहिए। तब क्या होता है, इंसान दुबला होने लगता है। सेल्स खा लेते हैं ना एक दूसरे को। ये जो एक सेल्स है, आपने साइंस में पढ़ा होगा, उन्हें नीड होती है, डेली भोजन चाहिए सेल्स को, है ना। 60 ग्राम प्रोटीन नहीं मिला तो ब्रेन सेल्स खाएंगी, सेल्स खाएंगी, सब खाएंगी। कई दिन तक अगर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो तो दुबले होते जा रहे हो आप, आंखें कमजोर होती जा रही हैं आपकी, या फिर बाल झड़ते जा रहे हैं आपके, ये सब होता है। तो 60 ग्राम प्रोटीन इसको क्या मिल पाता होगा, लेकिन इसका फिक्स है कि एक बच्चे को 1 गिलास दूध तो दे ही देना। इसको प्रोटीन नहीं मिलता तो इसके बच्चे भी बीमार रहते हैं, बीवी भी बीमार रहती है। इनको एकदम बैलेंस खाना मिलता है तो वो भी फिट है। तो ये क्या करता है, ये मैं बताता हूँ। दूध ऐसा नहीं कि पीता नहीं हो, लेकिन एक ही दिन में उसे 60 ग्राम की
प्रोटीन की जरूरत है तो एक दिन में कभी कभी 180 ग्राम ले लेगा और अगले 2 दिन तक 2-2 ग्राम लेगा। तो इसका मैनेजमेंट नहीं है। वृद्धि और विकास में दो रमेश और कौशल के बहाने आप समझ सकते हैं कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर। संख्या बढ़ाने से मतलब नहीं है। आपके घर पे 10 ट्रैक्टर है तो बेकार है। किसी के घर पे 1 ट्रैक्टर है लेकिन उससे पूरा काम लेता है तो 10 ट्रैक्टर का दाम वो अकेले निकाल लेगा। बात समझ में आ गई? ये वृद्धि और विकास में अंतर है। किसी के 10 बेटे हैं, नालायक हैं, दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं। किसी का 1 ही बेटा है, पढ़ा लिखा समझदार है, तो 10 लड़के के बराबर है। वो विकास है और वो वृद्धि। समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं। क्लास का टाइम क्या? ओह माय गॉड, हम बहुत सताए हुए हैं। टाइम का बड़ा इशू हो जाता है।